हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि व्हाट इज डायबिटीज, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। हालांकि टाइप्स मैंने अलग वीडियो बना रखी हुई है, वो आप देख सकते हो, मेरे एंड स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हो जाएगा आई मीन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डायबिटीज को, और अगर हो गई है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उसके थ्रू आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले हल्का सा देख लेते हैं कि क्या है डायबिटीज। डायबिटीज जब आप नॉर्मली बोलते हो कि अरे शुगर हो गई है मुझे, या मधुमेह हो गया है हिंदी में, या कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटिस बोल देते हैं, नॉर्मल से जब ज्यादा हो जाता है। चलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन कलेक्ट करोगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले आप फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करोगे कि किसी फैमिली में किसी या नानी की साइड या दादी की साइड किसी को डायबिटीज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वही जीन आपके अंदर आएंगे, वही जीन आपके पेरेंट्स के अंदर आएंगे, उनके मदर फादर से, और वही जीन आपके अंदर आएंगे। तो जब जीन में ही डिफेक्ट है या जीन ही वीक है और वो लाइक एक डिजीज कंडीशन के लिए बहुत एक्सपोज हो चुके हैं, तो आपके अंदर भी डायबिटीज इजिली हो जाएगी। इसके अलावा हेड टू टू एग्जामिनेशन आप कर लोगे। हेड टू टू एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे पेशेंट का वेट। पेशेंट का वेट तो नहीं बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो वेट मेजर करने के लिए आपको नॉर्मली आप वेट कैसे पता करोगे? भाई किसी की हाइट ज्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट होता है, किसी की हाइट कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट होता है। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट ओबेज है या नहीं, या पेशेंट का वेट एक्स्ट्रा है या नहीं है? तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है आपका, डेट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म है बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स का अपना ही एक फॉर्मूला है, वेट केजी में और अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर में। इस फॉर्मूले को सॉर्ट आउट करके, जिसका जितना वेट है केजी में और जिसकी जितनी हाइट है मीटर स्क्वायर में, इसको सॉर्ट आउट करके आपको एक रीडिंग मिलेगी। अगर वो रीडिंग लेस देन 18.5 होगी तो इसका मतलब वो पेशेंट या सॉरी वो पर्सन जो है उसका वेट बहुत कम है, नॉर्मल नहीं है। अगर 18.5 से 24.9 के बीच में मिलेगी तो मतलब पेशेंट नॉर्मल है। ओवरवेट कब कहलाएगा? जब 25 से 29.9 के बीच में उसका बीएमआई मिलेगा, देन हम उसे कहेंगे कि हाँ इसका वेट ज्यादा है। मोटा कब कहलाएगा? जब 30 से 34.9 के बीच में उसकी रीडिंग आएगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये पेशेंट मोटा है। एक्सेसिव कह सकते हैं ओबेसिटी, यानी कि बहुत ज्यादा मोटापा, हम कब कहेंगे? जब उसका बीएमआई 35 से कम होगा। ठीक है, तो ये इसी रीडिंग के बेसिस पे, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द पेशेंट इज ओबेज, फैट और नॉट। ठीक है, ओके। इसके अलावा हेड टू टू एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो आप आईज में देखोगे, तो आईज में आपको क्या मिलेगा? आपको पता चलेगा कि उसकी जो रेटिना है, यानी कि उसकी जो विजन है, वो नॉर्मल नहीं है, उसकी आईसाइट वीक हो रही होगी। हो सकता है उसको चीजें धुंधली दिख रही हो, ब्लर दिख रही हो, है ना। हो सकता है कि वो स्पेक्स लगाता हो सकता है कि उसने आई टेस्ट करा रखा हो। तो ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। आईज के अलावा आप उसको पूछ लोगे क्या उसको बॉडी पेन होता है, या मे बी उसको एक्सेसिव यूरिन पास करने का मन करता हो, मतलब बार बार यूरिनेशन हो रहा हो। इसके अलावा उसको बार बार भूख लग रही हो या बार बार प्यास लग रही हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज में ये सारी चीजें देखने में मिलती हैं, तो ये सब आप उनसे इजिली आस्क कर सकते हो। इसके अलावा नोज में आपको ब्रीदिंग में आपको थिनर जैसी स्मेल मिलेगी, जो थिनर जिससे आप नेल पेंट अपने रिमूव करते हो, नेल पेंट रिमूवर जैसी स्मेल मिलेगी। ठीक है, जिसे हम एसीटोनिक स्मेल कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है? ये तब होता है जब आपके अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये एसीटोन रिलीज होने लगते हैं बॉडी को एनर्जी देने के लिए, क्योंकि बॉडी उस शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और बॉडी वीकनेस हो रही है बॉडी में। ठीक, तो ये एसीटोन रिलीज होने लगते हैं, तो ये भी एक तरह का साइन है डायबिटीज मेलाइटिस का। नेक्स्ट आप उनसे पूछ लोगे कि क्या उनको कंफ्यूजन रहती है, पहले उनको नहीं रहती थी, अब उनको कंफ्यूजन रहती है, क्या वो चीजें भूल जाते हैं, क्या वो चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको अगर हो रही हैं तो कब से हो रही हैं, ये सारी चीजें आप उनसे पूछोगे।
इसके अलावा उनको खाने के बाद नोजिया वॉमिटिंग पहले नहीं इतना लगता था, लेकिन अब उन्हें नोजिया वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन होने लगा है और आए दिन उनको नोजिया वॉमिटिंग फील होता रहता है। तो ये सारी चीजें पूछोगे क्योंकि ये सारी चीजें डायबिटीज मेलाइटिस में होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट हमारे 4 टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट वी आर हैविंग, ठीक, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट है आपका FBS, दैट इज फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर हम 8 आवर के गैप पे करते हैं, लाइक 8 घंटे से आपने कुछ नहीं खाया है, तो नॉर्मली पेशेंट 8 घंटे भूखा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ खा लेता है। तो ये हम मॉर्निंग में करते हैं जब पेशेंट सुबह उठता है और उसने कुछ नहीं खाया होता है, तो रात भर में 8 घंटे हो जाते हैं, तब हम फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं। इससे पता चलता है कि पेशेंट इज हैविंग शुगर इन या ग्लूकोज इन हिज ब्लड और नॉट। कैसे? अगर ब्लड शुगर पेशेंट का 70 से 100 के बीच में आया, 70 से 100 mg/dl के बीच में आया, इसका मतलब पेशेंट नॉर्मल है। अगर 100 से अबव आया तो पेशेंट को डायबिटीज, अगर 100 से 125 के बीच में आया तो पेशेंट प्री डायबिटिक कहा जाएगा। प्री डायबिटिक मीन्स डायबिटीज होने से पहले वाली कंडीशन, लाइक वो पेशेंट काफी रिस्क पे है और उसको जल्द से जल्द डायबिटीज हो सकती है अगर उसने कवर नहीं किया तो। ठीक है, अगर 125 से अबव जा रही है उसकी लेवल फास्टिंग ब्लड शुगर, उसके 125 से अबव जा रही है और 3 दिन के रीडिंग पे हम डिसाइड करते हैं, अगर डेली 125 से अबव ही जा रही है तो उसको डायबिटीज है। उसके अलावा PP ब्लड शुगर, दैट इज पोस्ट पेरेंटल। पोस्ट मीन्स बाद में, पेरेंटल मीन्स खाने के बाद। ठीक है, खाना खा लिया हमने, मील या कोई भी हमने खाना खा लिया अच्छे से, उसके बाद हमने 2 आवर का गैप दिया, देन हमने ब्लड टेस्ट करा के ब्लड शुगर अपनी मेजर कराई। अगर इस टेस्ट में 100 से 140 mg/dl आ जाता है तो वो नॉर्मल कहलाएगी रीडिंग। अगर रीडिंग 140 से 200 के बीच में आती है तो वो आपकी प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाएगी। और 200 से अबव अगर रीडिंग आ रही है 3 दिन, डेली 3 दिन आपने किया, 200 से अबव आ रही है तो आप डायबिटिक हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका RBS, दैट इज रैंडम ब्लड शुगर। तो ये हम कभी भी दिन भर में करा लेते हैं। जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका हम दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार, जैसा एज पर पेशेंट कंडीशन हम कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या खाने से जो ब्लड शुगर है वो राइज किया पेशेंट को और क्या खाने से कम राइज किया। ठीक है, इसके अलावा OGTT, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है। ये हम तब कराते हैं जब हमें कंफ्यूजन रहती है और हमें लगता है कि शुगर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट आया आपके पास और आपको वो सारी चीजें उसने बताई जो कि डायबिटिक पेशेंट में होती है, लाइक उसको हर तरह के सिम्टम आ रहे हैं डायबिटिक पेशेंट में, लेकिन जब वो अपनी फास्टिंग शुगर चेक कर रहा है तो उसकी शुगर नॉर्मल आ रही है। तो इस कंडीशन पे हम OGTT टेस्ट कराते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि वेदर द पेशेंट इज हैविंग ग्लूकोज इन ब्लड, एक्सेसिव ग्लूकोज इन ब्लड और नॉट, मतलब शुगर है या डायबिटीज है या नहीं। इसके अलावा एक और टेस्ट है हमारे पास जो कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि शुगर या डायबिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए है, नो, ये पता करने के लिए है कि जो डायबिटीज का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है यानी पेशेंट के लिए। ठीक है, ये पता करने के लिए। तो HbA1c एक टेस्ट होता है जो कि कई महीनों के प्रीवियस मंथ के रीडिंग बताता है, यानी कि अगर मैंने ये वाला टेस्ट कराया है तो मेरी पिछले महीने और उसके पिछले महीने की रीडिंग आराम से पता चल जाएगी कि 2 महीने से मेरी रीडिंग क्या चल रही है। ठीक है, वो सारी रीडिंग ये बताता है। ठीक, तो इससे ये पता चलेगा कि जो मैं 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो मेरे लिए इफेक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका ICA एंटीबॉडी टेस्ट। ICA एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? दैट इज आइलेट्स सेल एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये हम ब्लड टेस्ट के थ्रू कराते हैं और इससे हमें पता चलता है कि क्या हमारे पैनक्रियाज के ऊपर किसी एंटीबॉडी का अटैक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी मतलब ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हो जाता है कि एंटीबॉडी जो है, हमारी खुद की एंटीबॉडी हमारे खुद के ऑर्गन को डैमेज करने लगती है। ठीक है, तो ये हमें पता करना है कि क्या पैनक्रियाज को कोई हमारी खुद की एंटीबॉडीज हार्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हम वेन से ब्लड लेते हैं और इसका सैंपल हम भेज देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या कोई तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका KFT, दैट इज किडनी फंक्शन टेस्ट।
तो किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि किडनी फेलियर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि किडनी सेल्स डैमेज हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो ग्लूकोज है जो कि किडनी में जा रहा है वो किडनी के सेल्स को हार्म कर रहा है, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कितना चल रहा है, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट कितना चल रहा है, ये सब हम किडनी फंक्शन टेस्ट में आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या हमारी किडनी नॉर्मल है या डैमेज हो रही है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि किडनी अगर डैमेज हो गई या फेल हो गई तो आपकी लाइफ समझ लीजिए बेकार हो गई, और आप इसके लिए जितने भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है करा लोगे, लेकिन डेथ होने के हायर चांसेस होते हैं किडनी फेल होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है इको, दैट इज इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट भी एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें हम अपने हार्ट की मसल्स के फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसकी जो मसल्स हैं वो तेजी से नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब डायबिटीज हो जाती है तो हमारे मसल सेल्स ग्लूकोज को जो कि एज एन एनर्जी काम करता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज को नहीं ले पाता है अपने अंदर, और हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो स्लो फंक्शन करने लगते हैं। फिर चाहे वो ब्रेन के लिए मसल्स हों, फिर चाहे वो हार्ट की मसल्स हों, तो हर ऑर्गन की मसल्स हैं वो स्लो फंक्शन करने लगती हैं। ठीक है, तो हार्ट हम इसलिए टेस्ट करा लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट मसल्स जो है स्लो फंक्शन कर रही हैं। अगर हार्ट मसल्स ने स्लो फंक्शन करना स्टार्ट कर दिए तो मे बी हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिन एनालिसिस टेस्ट। तो यूरिन में शुगर लेवल तो नहीं आ रहा है, क्यों? देखो, यूरिन टेस्ट में अगर शुगर आ गई तो आपको आंखें बंद करके मान लेना है कि हाँ डायबिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि शुगर यूरिन में तभी आएगी जब बहुत ज्यादा यूरिन आपके ब्लड में पहुंच जाएगी और आपकी किडनी जल्दी जल्दी उस ब्लड को फिल्टर करेगी और शुगर को आपकी बॉडी से बाहर निकालेगी। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो शुगर को वो बाहर निकालती है, तो कैसे निकालती है? विद यूरिन निकालती है ना। तो यूरिन टेस्ट में अगर शुगर लेवल पता चल गया तो क्या हो जाएगा? आपका कंफर्मेशन हो जाएगा डायबिटीज का। इसके अलावा यूरिन में अगर प्रोटीन आने लगा तो भी हम मान लेंगे कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन आ रहा है तो मे बी डायबिटीज हो। इसके अलावा हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे जो किडनी है वो फेल ना हो जाए, कहीं किडनी सेल्स डैमेज हो रहे हैं। कैसे डैमेज हो रहे हैं? देखो, जब किडनी के पास शुगर ज्यादा पहुंचने लगती है, ग्लूकोज ज्यादा पहुंचने लगता है, तो उसके सेल्स जो होते हैं वो उतनी फास्ट फंक्शन करते हैं और वो बाद में क्या होने लगते हैं? डैमेज होने लगते हैं शुगर की वजह से। और डैमेज होने की वजह से वो प्रोटीन को रोक नहीं पाते हैं ब्लड में, और प्रोटीन भी पास हो जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, जो कि प्रोटीन को इस तरह से पास नहीं होना चाहिए। हमारे सेल्स को प्रोटीन की बहुत नीड पड़ती है अपना फंक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो यूरिन प्रोटीन इस तरह से बाहर नहीं निकालती है। लेकिन अगर किडनी प्रोटीन को इस तरह से बाहर नहीं निकालती है, तो जब किडनी को हार्म हो जाएगा और किडनी सेल्स सही से काम नहीं करेंगे तो प्रोटीन भी साथ ही साथ बाहर निकलने लगेगा, इसलिए यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। नेक्स्ट है आपका यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन एंड कीटोन्स। ये भी एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं दोनों, ये भी यूरिन के साथ बाहर निकलने लगते हैं। तो कैसे आप टेस्ट करोगे कि यूरिन में क्या निकल रहा है ज्यादा? तो यूरिन के लिए आपके पास एक स्ट्रिप आती है, ये तो यूरो स्ट्रिप भी इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपना यूरिन कलेक्ट करोगे, उसके बाद इस स्ट्रिप को उसके अंदर डालोगे। अगर ये देखिए ग्लूकोज का ये जो कलर है, अगर स्ट्रिप ने अपना कलर चेंज किया, मान लीजिए ये कलर दिया, इसका मतलब नेगेटिव रिजल्ट आया, ग्लूकोज लेवल हाई नहीं है, उसको डायबिटीज नहीं है। अगर ये कलर आया है तो ट्रेस हुआ है कि हाँ डायबिटिक, मतलब ट्रेस हुआ है कि हाँ हो सकता है। इसके अलावा अगर कलर जैसे जैसे कलर चेंज होता रहेगा वैसे वैसे शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल का पता चलता रहेगा कि कितना हाई आपके अंदर है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे प्रोटीन, ये देखिए प्रोटीन के लिए भी कलर दिया हुआ है, तो दूसरी स्ट्रिप जब आप यूज करोगे तो प्रोटीन के लिए पता चल जाएगा कि कितना आपका प्रोटीन है, या उसी स्ट्रिप में आपके प्रोटीन भी पता चल जाएगा। ठीक, जैसे ये देखिए ये ग्लूकोज के लिए हो गई, फिर ये नंबर से है, जिस नंबर पे जो वाली स्ट्रिप है 1 2 3। ठीक है, आगे से आप चेक करोगे यहाँ पे इमेज कट गई है 1 2 3, तो ये वाला जो कलर है ये प्रोटीन के लिए है।
ठीक, जब ये प्रोटीन के लिए चेंज करेगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर ये कलर आया चेंज होने के बाद इसका मतलब प्रोटीन नहीं आ रहा है, ये आया तो ट्रेस हुआ है, ये आया, इसी तरह से सीवियरिटी पता चल जाएगी। तो आई थिंक आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्लियर हुआ होगा, टफ नहीं है। जो प्रोटीन जो स्ट्रिप्स हैं उसमें सारे कलर दिए होते हैं, सारे नॉर्मल कलर दिए होते हैं। जब आप उसे यूरिन में डिप करते हो तो कलर जो कलर चेंज हो रहा है वो आप उसके जो बॉटल है उससे मैच कर लोगे और आइडेंटिफाई कर लोगे वेदर ही और शी इज हैविंग डायबिटीज और प्रोटीन यूरिया और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। तो मैनेजमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका इंसुलिन थेरेपी, then we will discuss about the oral hypoglycemia drug, then pancreatic transplantation, or we can say that it is a surgical management and then nursing management। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंसुलिन थेरेपी। तो इंसुलिन हम उन वाले पेशेंट में देते हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस से होके गुजर रहे हैं। दैट इज टाइप 1 कौन सी है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, उसका नेम ही है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो इंसुलिन पे टोटली डिपेंड है, इसका मतलब उनका पैनक्रियाज इंसुलिन निकाल ही नहीं रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास इतनी सारी इंसुलिन होती हैं जिसमें से शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हमारे नॉर्मल इंसुलिन होती है, नॉर्मली ये वाली यूज की जाती है पेशेंट में। चलो फर्स्ट देख लेते हैं कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन क्या है। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का मतलब है, रैपिड मतलब तेज, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन वो इंसुलिन जो जल्द से जल्द काम करती है, सबसे कम टाइम में काम करती है। तो 5 से 15 मिनट में ये अपना असर स्टार्ट कर देती है। इसका इफेक्ट का ऑनसेट कितना है? 5 से 15 मिनट, आपके लगाने के 5 से 15 मिनट में ही ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। 30 यानी आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में इसका जो इफेक्ट है वो सबसे हाई होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है। हाफ एन आवर और 1 एन आवर के बीच में इसका जो भी इफेक्ट होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसके अलावा ड्यूरेशन कितनी देर तक इसका असर रहता है आपके बॉडी में? 2 से 5 घंटे तक रहता है। आपको कब करनी है ये स्टार्ट? ये यू कैन इंजेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द मील के स्टार्ट करने के बाद आपको ये इंजेक्ट कर सकते हो। तो ये जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है टाइप 1 वाले पेशेंट में देते हैं, मतलब ये पूरा ट्रीटमेंट टाइप 1 वाले पेशेंट का ही है। तो ये बहुत जल्दी आपके ब्लड के शुगर को डिक्रीज कर देती है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट है आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो हमारी नॉर्मल इंसुलिन होती है, जो कि नॉर्मली हम इसे यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन। इसका नाम ही है शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन, क्योंकि रेगुलरली यही यूज की जाती है। ये बहुत मोस्ट कॉमन है। इसके साथ साथ इसका फंक्शन क्या है कि ये ग्लूकोज को यूटिलाइज कराने में हेल्प करती है, हमारे मसल्स में ग्लूकोज को पास कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जब मसल सेल्स ग्लूकोज को ले लेंगे तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 30 मिनट में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसके अलावा 1 से 3 घंटे के बीच में इसका असर बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत पीक पे पहुंच जाता है, और 4 से 8 घंटे तक इसका असर रहता है, इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, मील से पहले हम इसे लेना स्टार्ट कर देते हैं, 15 से 30 मिनट पहले लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको मैं लिंक बताती हूँ। खाने से 15 से 30 मिनट पहले आपने ले ली, ठीक है, और इसका एक्टिवेशन कब है? 30 मिनट बाद। समझ गए? तो यानी कि देखा जाए तो आधे घंटे, जब आपने खाना खाया, खाना खाने से आधे घंटे पहले आपने इसको ले ली और ये आधे घंटे बाद असर करना स्टार्ट करेगी। यानी कि खाना भी आप आधे घंटे बाद ही खा रहे हो, तो जैसे ही आप फूड खाओगे ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, और ग्लूकोज जो भी ब्रेकडाउन होगा, बनेगा, उसको सीधे सीधे जो ग्लूकोज बन रहा है उसको सीधे सीधे मसल सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देगी। इस तरह से ये अपना एक्शन करती है। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। सो इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये आप या तो ये दे सकते हो या तो आप ये दे सकते हो। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो है वो 1 से 2 घंटे में स्टार्ट हो जाएगी, अपना काम करना स्टार्ट करेगी। तो ये इंटरमीडिएट है, तो ये 1 से 2 घंटे में स्टार्ट करेगी। उसके अलावा इसका जो पीक टाइम होगा वो 4 से 8 घंटे के बीच में होगा। बहुत फास्ट कब फंक्शन कर रही होगी? जब लगाने के 4 से 8 घंटे हो चुके होंगे। कब तक इसका इफेक्ट रहता है? 8 से 12 आवर तक इसका इफेक्ट रहता है। और क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये कंट्रोल करती है ग्लूकोज लेवल को मील्स के बीच में। जब हम खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद जब हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज बनना स्टार्ट होता है, तब ये
असर करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, अब लॉन्ग एक्टिंग है मतलब देर में स्टार्ट होने वाली, तो ये 2 से 3 घंटे लगा देती है अपने आप को स्टार्ट करने के लिए। सेम 4 से 8 घंटे तक के घंटे में इसका क्या होता है, पीक टाइम होता है। और इसका इफेक्ट कितना है, देखो लॉन्ग एक्टिंग है, स्टार्ट भी देर में हो रही है लेकिन इसका असर भी देर तक रह रहा है, यानी कि 8 से 24 आवर तक इसका इफेक्ट रहता है। इसको हम शॉर्ट कह सकते हैं कि एक्टिंग इंसुलिन से कंबाइन करके भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग मीन्स होता है, एनालॉग मीन्स होता है सिमिलर। इंसुलिन एनालॉग मीन्स इंसुलिन जो कि सिमिलर फंक्शन कर रही है जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा नेचुरल इंसुलिन कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इंसुलिन जो कि नेचुरल फंक्शन कर रही है, जैसे नेचुरल इंसुलिन हो हमारी, ठीक है, ये क्या कर रही है, हेल्प्स टू एक्टिवेट द नेचुरल बॉडी पैटर्न। हमारा नॉर्मल बॉडी पैटर्न जैसा काम करता है वैसे काम कराने में बॉडी को हेल्प करती है। ठीक, कैसे हेल्प करती है, ये क्या कर रही है कि मसल सेल्स को ग्लूकोज को पिक करने में हेल्प करती है। कब इसका असर होना स्टार्ट होता है, 30 से 60 मिनट में इसका इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। इसका कोई पीक टाइम नहीं है, ये जैसा फंक्शन कर रही है ये ऑल द टाइम 16 से 24 आवर, 16 से 24 आवर में ये सेम फंक्शन करती रहती है और आपके बॉडी को एज अ नेचुरल इंसुलिन की तरह डील करती है। ठीक है, डेली एक बार हम इसे ले सकते हैं। ये हमारी रैपिड है, रैपिड इंसुलिन, ठीक है, ये शॉर्ट वाली है, ये हमारी रेगुलर इंसुलिन है, ये हमारी एनालॉग है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक क्लासिफिकेशन। ये ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए है। टाइप 2 डायबिटीज कौन होते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, इंसुलिन, उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, उन जो मेडिसिन खा रहे हैं वो मेडिसिन से ही उनका काम चल जाता है। क्यों, क्योंकि उनका पैनक्रियास थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रिलीज कर रहा है, और जो टाइप 1 होते हैं उसमें इंसुलिन रिलीज होता ही नहीं है। ओके, चलो देखते हैं। तो ये 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड है, एक्चुअली 3 में डिवाइड है, सॉरी कह सकते हो। मेन इसके 2 क्लासिफिकेशन है, ये वाला और ये वाला। फर्स्ट है आपका इंसुलिन सेक्रेटोगोग्यूल्स, सेकेंड है आपका सेंसिटाइजर्स। तो इंसुलिन सेक्रेटोगोग्यूल्स जो है उसमें फर्स्ट आपका ये वाला आ जाता है क्लास सल्फोनाइल यूरियास। तो सबसे पहले ये आप देख लेते हैं इंसुलिन सेक्रेटोगोग्यूल्स, ये क्या होता है, ये ऐसे ड्रग्स कैरी करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन इन द बॉडी में इंसुलिन को सिक्रीट करने में हेल्प कराता है। ठीक है, यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक, ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास। पैनक्रियास ने जो इंसुलिन सिक्रीट किया है उसके अमाउंट को बढ़ा देता है, मतलब पैनक्रियास के इंसुलिन सिक्रीट करने की एबिलिटी को बढ़ाता है और पैनक्रियास आपका ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है। एग्जाम्पल क्या है, सल्फोनाइल यूरियास। सल्फोनाइल यूरियास जो है ये क्या करते हैं कि जो आपके पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका ये जो पैनक्रियास है कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से आपका जो पैनक्रियास दिखता है, उसके टेल में जो सेल्स होते हैं उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो उन सेल्स की एबिलिटी बढ़ाता है और इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करता है। एग्जाम्पल ग्लिपिजाइड, इसके अंदर जो ड्रग यूज किया जाता है दैट इज ग्लिपिजाइड ड्रग, और सेम फंक्शन होता है ग्लिपिजाइड ड्रग का कि बीटा सेल्स पे इफेक्ट करता है और बीटा सेल्स ज्यादा अच्छे से फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्लेटिनाइड। मैग्लेटिनाइड क्या कर रहा है, ये भी रैपिड और शॉर्ट रिलीज ऑफ द इंसुलिन कर रहा है फ्रॉम द पैनक्रियास। जैसे कि आपका रैपिड शॉर्ट वाला इंजेक्शन था ना, वैसे ही वो काम कर रहा है, जल्दी से इंसुलिन निकाल रहा है पर कम टाइम के लिए इंसुलिन निकलवा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर पे ये जो ड्रग आती है इसका नाम क्या है, रैपाग्लिनाइड ड्रग। ये क्या कर रही है, ये रैपिड और शॉर्ट इंसुलिन इंजेक्शन की तरह काम कर रही है और जल्द से जल्द इंसुलिन निकाल रही है पर कम समय के लिए निकाल रही है। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स वो होते हैं, देखो सेंसिटाइजर्स का मीनिंग ही यही है कि कुछ ऐसा एक्शन जो कि इंसुलिन के रिजल्ट को अच्छा कर रहा है, सेंसिटाइज कर रहा है, इंसुलिन को बनने में हेल्प कर रहा है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक तरह से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
तो ये क्या कर रहा है कि इम्प्रूव कर रहा है इंसुलिन के एक्शन को, जिसकी वजह से जो रिजल्ट क्या निकला, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अपने आप ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके अंडर में आपका आता है बिग्यूनराइड्स। इसके अंडर में जो आप ये ड्रग देख रहे हो डेट इज मेटफॉर्मिन। आई थिंक आपने ये हर जगह सुना होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूजफुल कह सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग खाते हैं इस ड्रग को। क्यों लेते हैं इस ड्रग को? क्योंकि ये ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और रिसर्च के अकॉर्डिंग अभी तक इसका पता चला है कि ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कम से कम इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। बाकी ये इफेक्टिवनेस के लिए काफी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि कैसे काम कर रही है, इट स्लोज डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म द लाइक शुगर इन योर ब्लड। ठीक है, तो जो हम खाते हैं और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक, तो मेटफॉर्मिन क्या कर रही है, जो हम खा रहे हैं उससे जो ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे जो ग्लूकोज बन रहा है, उस ग्लूकोज को बनने से रोक रही है। इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। ये नेचुरल फंक्शन को, ग्लूकोज बनने के नेचुरल फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। सेंसिटाइजर का नेक्स्ट ड्रग है आपका थायाजोलिडाइन डियोनेस। तो ये एक तरह का ड्रग है, ये एक तरह का क्लास है। इसके अंदर में भी ड्रग आता है पायोग्लिटाजोन। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लिटाजोन्स एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन की जो पावर है उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है। लाइक इंसुलिन जो कि सेल्स को ग्लूकोज नहीं यूटिलाइज करवा पा रहा था, तो ये ड्रग क्या करती है, इंसुलिन को स्ट्रॉन्ग करती है और ग्लूकोज को सेल्स के अंदर यूटिलाइज करवाने में हेल्प करती है। तो मेटफॉर्मिन देखो कितना अच्छा काम कर रही है, वो ग्लूकोज को बनने ही नहीं दे रही है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम बनने दे रही है। ठीक है, और ये भी क्या कर रही है, ये भी कर रही है इंसुलिन जो बन रहा है उसको यूटिलाइज कर रही है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स एक अलग तरह का कह सकते हैं कि क्लास है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? इट इज ओनली प्रिस्क्राइब टू दोज पेशेंट हु इज लाइक हैविंग द हाई ब्लड शुगर, बहुत ज्यादा ब्लड शुगर जिसको हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। टाइप 2 डायबिटिक वाले पेशेंट में जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है तब हम ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मिगलेटॉल। ये मिगलेटॉल कर क्या रहा है? अच्छा, हम क्यों दे रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे डाइजेशन में कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो भी खाना डाइजेस्ट हो रहा है उस खाने से निकलता हुआ जो हमारा ग्लूकोज है उसके फंक्शन को डिक्रीज कर रहा है, जैसा कि मेटफॉर्मिन कर रहा था। लेकिन ये मेटफॉर्मिन से ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा अच्छे से वो काम कर ले रहा है। वो कम से कम ग्लूकोज को बनाने में हेल्प कर रहा है। जब ग्लूकोज कम से कम बनेगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा। इसके अलावा एक और ये काम करता है कि लीवर के फंक्शन को डिक्रीज करता है। तो जैसे कि लीवर हमारा क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर रहा था, वो बाद में वो फिर से बॉडी को दे रहा था और बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही थी। तो अगर आप लिंक बैठाओगे तो लिंक ये बनेगा कि जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम ये बनाएगा तो वो सारा ग्लूकोज आपके सेल्स यूटिलाइज कर लेंगे, तो ग्लूकोज ज्यादा बचेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत ग्लूकोज बचेगा जो कि लीवर उसको स्टोर करना चाहेगा, पर ये लीवर को स्टोर करने नहीं देगा। जब लीवर को वो स्टोर करने नहीं देगा तो ये वाला ग्लूकोज फिल्टर होके चला जाएगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा और आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं बचेगा। तो ये था हमारे ओरल कह सकते हैं ड्रग्स जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना है, पैनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन आप करा सकते हो या आइलेट्स ट्रांसप्लांटेशन आप करा सकते हो। मतलब आइलेट्स ट्रांसप्लांटेशन आप कैसे कराओगे, आप इतना कट करवाओगे और इसको ट्रांसप्लांट कर दोगे दूसरे हेल्दी टेल से। इसके अलावा अगर पैनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन कराना है तो पूरा पैनक्रियास हटाना पड़ेगा और एक न्यू पैनक्रियास लगवाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, कॉमन भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे डाइट हो गया, इंसुलिन अगर ले रही है तो कहाँ ले रही है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, फुट केयर, क्योंकि फुट केयर मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है। देन ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पेशेंट को
ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना आनी चाहिए। तो पेशेंट को ही समझाना है कि कैसे करते हैं ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, जो कि बहुत इजी है। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। चलिए देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट द डाइट। तो 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट वो ले, ठीक है, इससे ज्यादा वो ना ले। और कार्बोहाइड्रेट में वो ज्यादा मीठी चीजें या शुगर कंटेंट जो करती हैं चीजें वो ना खाए। नेक्स्ट है फैट। तो 20 से 30% उसको फैट लेना है, जो ऑलरेडी ओबेस है उतना फैट लेना है जो कि यूटिलाइज हो सके। नेक्स्ट है आपका 10 से 20% उसको कोलेस्ट्रॉल लेना है। तो तीनों क्यों लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी एनर्जी की तरह काम करता है, तो आप 50 से 60% तो बॉडी को नीड होगी ना एनर्जी की, तो वो लेगा। इसके अलावा जो फैट है वो भी एज एन एनर्जी काम करता है। इसके अलावा फैट क्या करता है कि सेल ग्रोथ में हेल्प करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये 3 फंक्शन फैट करता है, ठीक। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले जो एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सेल्स की जो फंक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, सेल्स की ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, वो आपके अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, जो कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। और बाइल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा आपके सेक्स हार्मोन को भी इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंसुलिन, टाइप्स ऑफ इंसुलिन, कौन सा वो टाइप इंसुलिन ले रही है, ठीक है, उसका टाइमिंग कब कब लेना है उसको, है ना, सारी चीजें आपको ये बतानी है। साइट्स ऑफ इंसुलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को बोलना है कि एक ही जगह पे बार बार सेम मतलब जगह पे इंसुलिन यूज नहीं करना है, उसको साइट ऑफ इंसुलिन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उसने लगा दिया तो कभी अपर आर्म में आउटर एरिया पे लगा दिया, ठीक है, बेली के ऊपर लगा दिया, लाइक एम्ब्लाइकस के आसपास लगा दिया, नाभि के आसपास लगा लिया, ठीक है, लोअर आउटर थाइस में लगा सकती है। तो उसको साइड अपनी चेंज करते रहना है। बटेक्स पे लगा सकती है, ये लगा सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। तो पेशेंट को एजुकेट करना है पीपी क्या है, पोस्ट पेरेंटल कितनी रीडिंग होना चाहिए, नॉर्मल कितना होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फास्टिंग क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर आपको बताना है कि कितनी नॉर्मल होती है, कितनी होनी चाहिए, कब कब करनी है। आरबीएस आपको बताना है, रैंडम ब्लड शुगर कब करना है और कितने टाइम में करना है, या उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या इसकी नॉर्मल रीडिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले आपको ब्लड शुगर अपना चेक करना है। अगर आप हाइपोग्लाइसीमिक हैं इस टाइम पे, यानी कि ब्लड शुगर आपका डाउन चल रहा है, आपको तुरंत जाके एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। आपका मेन पर्पस क्या है कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाए एक्सरसाइज से। तो ऑलरेडी डिक्रीज है, और अगर आप और डिक्रीज कर दोगे तो मसल हार्ट पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट मसल्स जो ग्लूकोज होगी बची कुछ आपके अंदर जो ग्लूकोज है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, तो हार्ट ग्लूकोज नहीं ले पाएगा, और हार्ट मसल्स को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है पंप करने के लिए, और वो पंप नहीं कर पाएगा और आपको अटैक पड़ जाएगा, हार्ट अटैक, ठीक है। इसके अलावा क्विक शुगर सोर्स इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, जैसे कि फ्रूट जूस रखना है आपको, या आप थोड़ा सा लीची जूस, या जो भी आपको जूस जो कि काफी अच्छा सोर्स हो शुगर को बढ़ाने के लिए, वो आपको एक्सरसाइज करते टाइम रखना है। क्यों? क्योंकि सडन ग्लूकोज लेवल अगर आपका हार्ट नहीं ले पाया, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट तेज पंप करने लगता है, और आपका ग्लूकोज लेवल वो अगर यूटिलाइज नहीं कर पाया तो आपको क्या होगा, अटैक पड़ सकता है, आपको चक्कर भी आ सकता है। तो आपके सडन आपके पास शुगर बढ़ाने की कोई ना कोई लिक्विड चीज होनी चाहिए, क्योंकि लिक्विड डायरेक्ट जाती है और उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट है ब्लड टाइम, वो सॉरी बेड टाइम पे जब आप एक्सरसाइज करते हो, लाइक आपने देखा होगा कि डिनर करने के बाद लोग एक्सरसाइज करते हैं, डिनर करने के बाद वॉक करते हैं वगैरह। तो ये चीज आपको, जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी बात कर रही हूँ मैं, 60 से 90 मिनट एटलीस्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब वो 60 से 90 मिनट कर लेंगे तो जो उनके पास जो उनके पास ग्लूकोज था ना, वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो जाएगा। फिर जो नया ग्लूकोज बनेगा डाइजेशन के टाइम पे, तो वो एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, वो फिर आप बाद में यूटिलाइज कर लोगे। मतलब कलेक्शन नहीं चाहिए हमें ग्लूकोज का, है ना। ग्लूकोज अगर हम कलेक्ट करते रहेंगे तो ऑलरेडी आपके मसल्स ग्लूकोज ले नहीं रहे हैं, और ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। इसलिए खाने के बाद 60 से 90 मिनट आपको वॉक करना जरूरी है।
और कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका रूल बिफोर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले आपको फुट वेयर पहनना है, सॉक्स शूज पहनना है। क्योंकि आपके फुट में कोई भी इंजरी हो जाएगी और आपका ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज है बहुत ज्यादा, 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है मान लीजिए, तो आपके जो पैर में चोट लग गई है वो जल्दी हील नहीं होगी। और ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे रहोगे, आप थोड़ा बहुत चलोगे, चलने से क्या होगा, उसकी हीलिंग और स्लो हो जाएगी क्योंकि सेल्स को रेस्ट नहीं मिलेगा, हीलिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने की वजह से हीलिंग जो आपका प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्लो है, तो वो बाद में कुछ इस तरह से बन सकता है। और जब वो इस तरह से बन जाएगा तो बाद में पैर कट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। आप इसको देख रहे हैं, इसके फिंगर्स कट हो चुकी हैं और अब फिर से उसको डायबिटिक अल्सर हो गया है। तो अगर ये ठीक नहीं होगा तो ये पूरा इतना काट दिया जाएगा, समझ गए। तो इन सबसे प्रिवेंट होने के लिए आपको शूज पहन के ही वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि पैर में चोट नहीं लगनी चाहिए। प्री एक्सरसाइज स्नैक लेके रखना है, लाइक एक्सरसाइज करने से पहले आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेना है जिससे कि एकदम से आपकी शुगर डिक्रीज ना हो। फूड को क्लीन करके रखना है और हाइजीन मेंटेन करके फूड की रखना है। कोई भी इन्फेक्शन, आपके अल्सर्स अगर आपके पैर में चोट लग गई है तो उस पर कोई भी इन्फेक्शन ना लग जाए, ठीक है। इसके अलावा देखो फुट की हालत क्या हो गई, तो फुट केयर आप कैसे कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो अपने फुट का। डेली असेसमेंट करिए, डेली उसे क्लीन करिए, चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लाइक अल्सर बन रहा हो और आप उस पर ध्यान ना दे पा रहे हो। फुट को रब नहीं करना है, बहुत हार्शली रब नहीं कर रहा है, करना नहीं है रब, और बहुत सॉफ्टली उसको टैप करके अपने फुट को क्या करना है, ड्राई करना है। ब्लड फ्लो फुट का अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप एंकल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, एंकल को अपने इन एड़ियों को मूव कर सकते हो, गोल गोल घुमा सकते हो, कई बार दिन भर में बैठे बैठे कभी भी आप कर सकते हो। क्रॉस लेग को प्रिवेंट करके रखना है। जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हो तो ब्लड सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो वेन्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो थोड़ी सी कंप्रेस होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। सॉक्स पहनना है जब आप कभी बाहर कहीं जा रहे हो या आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपको सॉक्स जरूर पहनना है, शूज एंड सॉक्स, जिससे कि आपके लेग्स को एक्सटर्नल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन मिल सके। रेंज ऑफ मोशन, अपने बॉडी को, अपने लेग्स को मूव कराते रहना है, जैसा कि आप ये करा रही है, जैसे नीज में ये क्या कर रही है, एक सिंपल एक्सरसाइज कर रही है लेट के, ठीक है, जिससे कि आपके लेग्स की ब्लड सप्लाई अच्छी रहे। प्रिवेंटिव मेजर्स में आप वेट पहले से लॉस करके रखिए, क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है, जब फैट बढ़ जाता है, तो वो फैट सेल्स क्या होते हैं, आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करनी है, जिसका बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हेल्दी डाइट लेनी है, बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से फैट इंक्रीज होता है। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक तो स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, सबको पता है। इसके अलावा स्मोकिंग क्या कर रहा है कि हीलिंग में डिस्टरबेंस लाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं कि हील नहीं करने देते हैं कोई भी चीज को। अगर आप मान लीजिए प्री डायबिटिक है और आपके कहीं चोट लग गई है, तो हीलिंग प्रोसेस को, और आप बिग स्मोकर हैं या अल्कोहलिस्ट, आप अल्कोहल यूज करते हैं, तो क्या होगा कि आपकी वो हीलिंग नहीं हो पाएगी सही से। जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड सॉरी नहीं खाना है। वाटर ज्यादा इनटेक करना है, जिससे कि किडनी जो है वो इजिली काम कर सके। जो किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी है, जो फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का, वो अच्छे से आपका चल सके। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यूज नहीं करना है, लाइक एक शहंशाहों की तरह नहीं पड़े रहना है इधर उधर, फिजिकल वर्क करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है। हेल्दी खाना खाना है, जैसे कि दाल हो गई, लाइक होल ग्रेन्स हो गए, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। देखिए कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कार्डियक सॉरी सेरिब्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपकी ब्रेन मसल्स डैमेज हो सकती हैं, ब्रेन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ग्लूकोज आपका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। किडनी डैमेज हो सकती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डायबिटिक फुट हो सकता है, ये भी बता चुकी हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब आसपास की जो आपका हाथ पैर का फंक्शन है,
आसपास का जो आपका फंक्शन है लेग्स का, एक्सट्रीमिटीज का, वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, मतलब ब्लड सप्लाई भी डिले हो सकती है। ठीक है, तो आपकी ब्लड सप्लाई डिले हो जाएगी, आपके पैरों में दर्द होगा, और एक ही पोजीशन पे आप थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने लेग्स को स्टे कर लोगे तो आपके जॉइंट्स पेन होने लगेगा, ये सारी चीजें होने लगेंगी। हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट मसल ग्लूकोज नहीं ले पाएंगी, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगे और हार्ट अटैक आ सकता है। रेटिनोपैथी हो सकता है, मतलब रेटिना में आपकी कह सकते हैं ब्लाइंडनेस आपको हो सकती है। जो आपकी रेटिना होती है आईज के अंदर, जो कि आपको विजुअलाइजेशन का काम करती है, देखने में हेल्प करती है, तो रेटिना पे ग्लूकोज जब लेवल इंक्रीज होता है तो वो रेटिना के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है, तो इस वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, टाइप 1, टाइप 2, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मेरी एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पार्ट 1 डायबिटीज का, प्लस आपको टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस का अलग वीडियो भी दिख रहा होगा, मेरा चैनल भी दिख रहा होगा, मेरा प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी, तो देख लीजिए अगर आपको कोई और वीडियो देखना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।